नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कार्यक्रम में बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां कटनी में नर्मदा घाटी परियोजना की टनल धंस गई, जिसमें कई मजदूर दब गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि हादसों के बाद लापरवाही और जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज चर्चा इसी बात को लेकर, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल भी मौजूद रहेगा। साथ ही कटनी में ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी देने के लिए मौके पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कटनी के सलीमनाबाद में नर्मदा घाटी परियोजना की टनल धंस गई। यह हादसा बरगी के दाएं तट पर नहर के लिए बनाई जा रही अंडरग्राउंड टनल के निर्माण के दौरान शनिवार रात करीब 7:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक टनल की दीवार धंसने से यह हादसा हुआ। नर्मदा नदी पर बन रही अंडरग्राउंड टनल पर यह हादसा हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान टनल धंस गई थी। कटनी के बरगी बांध से बाणसागर तक ये टनल का निर्माण हो रहा है। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत ये टनल बनाई जा रही है। फिलहाल टनल हादसे में ताजा अपडेट की बात करें तो सीएम बचाओ अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर और एसपी घटना स्थल पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। कार्यपालन यंत्री के मुताबिक टनल में मौजूद मजदूर सुरक्षित हैं। रेस्क्यू किए गए मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेस्क्यू टीम ने अंदर जाकर मजदूरों से बात की है। टनल में नीचे ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि टनल में मजदूर करीब 9 मीटर नीचे दबे हैं। बहरहाल हादसा बड़ा है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। कुछ लोगों को बचाया भी गया है और जो अभी भी अंदर हैं उनको भी बचाने की कोशिश चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तत्परता के साथ अभी भी चल रहा है। हालांकि इस हादसे में चूक कहां रह गई, इसकी न सिर्फ जांच होनी चाहिए, बल्कि भविष्य में ऐसी अनहोनी से बचने के लिए व्यवस्था को और चाक चौबंद किए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ है। 9 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए, जिनमें से 7 को गनीमत रही कि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अभी भी 2 मजदूर ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ है, अब इसे लेकर पूरी अपडेट क्या है, अभी जो हालत कैसी है, जो मजदूर हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कटनी में ये टनल हादसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। ट्वीट कर इस हादसे के बारे में वो भी जानकारी देते हुए नजर आए। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हादसा हुआ। टनल की दीवार धंसने की वजह से यह हादसा हुआ है। नर्मदा नदी पर दरअसल अंडरग्राउंड टनल बन रही है और निर्माण कार्य के दौरान ये टनल धंस गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। शुभम, हादसा बड़ा है वाकई, 9 लोगों की जान पर बनाई थी। हालांकि 7 लोगों को अब सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोग अभी भी वहीं पर उस स्थिति को कह सकते हैं हम कि इतनी बड़ी मुसीबत से वो जूझ रहे हैं। अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट है हादसे को लेकर, ये भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो ये काफ़ी दुखद हादसा रहा। हालांकि अच्छी बात इसमें यही रही कि जो 9 मज़दूर धंसे थे उन्हें बचा लिया गया। दरअसल बरगी बांध के ही करीब ये टनल जो है वो बनाई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें हमें नज़र आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद काफ़ी गंभीरता दिखाई और जो मॉनिटरिंग रूम था वहाँ से सीधे वो संवाद कर रहे थे। फ़िलहाल अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो आज सुबह ही 2 मजदूरों को निकाला गया है। अब 9 में से 7 मजदूर सकुशल निकाल लिए गए हैं, उनकी तबीयत ठीक है, अस्पताल उन्हें भेजा गया है। बाकी के 2 मजदूर जो हैं वो अभी भी बचे हैं। अब इसमें एक चिंता की बात यही है कि दोनों ही मजदूरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है एसडीआरएफ की टीम का, क्योंकि शुरुआत में जब संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, मशीनें भी भेजी गई थी, तो कुछ मजदूरों की आवाज़ें आ रही थी, मगर अभी जो 2 मजदूर आखिरी बचे हैं उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है।
हालांकि उनके सकुशल रहने के लिए, चूँकि अंडरग्राउंड अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है, लिहाजा ऑक्सीजन भी जो है वो भेजी गई है नीचे। मगर एक चिंता की बात यही है कि उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, और अगर संपर्क नहीं हो रहा है तो ये ज़रूर थोड़ी सी चिंता की बात है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम का भी कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उनसे संपर्क करने की, ऑक्सीजन भी भेजी गई है नीचे। इसके अलावा अगर हम गृह विभाग के एसईएस राजेश रजौरा की बात करें तो वो भी इस वक्त लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो 9 में से 7 मजदूरों को तो सकुशल निकाला गया है, 2 के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। बिल्कुल शुभम, और साथ ही जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है उनकी हालत कैसी है? क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी और किस तरह का वो अभी महसूस कर रहे हैं? क्या उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जो 9 मजदूर थे जिसमें से 7 को निकाला गया है, सुरक्षित निकाला गया है। चूँकि काफ़ी देर वो ज़मीन के अंदर धंसे हुए रहे, लिहाजा तबीयत उतनी हालांकि ख़राब नहीं है, डॉक्टर्स का कहना है उतनी चिंता की बात नहीं है, मगर फिर भी प्रिकॉशनरी उनका इलाज जो है वो चल रहा है। ऑक्सीजन की खासी ज़रूरत पड़ती है इस वक्त, लिहाजा उन्हें ऑक्सीजन भी जो है वो दी जा रही है। तो सभी मजदूर जो निकाले गए हैं उन्हें अस्पतालों में ही रखा गया है प्रिकॉशनरी की, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, सांस लेने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। कोशिश यहाँ पर यही है कि जो 2 बाकी के मजदूर रह गए हैं उनसे जल्दी से जल्दी संपर्क करें और उन्हें भी सकुशल बचाया जा सके। जी शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एके जैन सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ से और एक्सपर्ट है डिजास्टर सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट में भी। तो उनसे हम चर्चा इस चीज़ को लेकर करेंगे कि ये जो हादसा हुआ है कितना सबक पहले के हादसों से लिया जाता है और क्या कुछ जो है अभी स्थिति बनी हुई है, इस बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। एके जैन जी, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी, इतना बड़ा हादसा हुआ, अब ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है, जो 2 लोग नीचे दबे हुए हैं, 2 लोग नीचे मिट्टी में धंसे हुए हैं, किस तरीके से कोशिश की जा रही है उन्हें बाहर निकालने की? ऐसा कि जब हम टनल बनाते हैं कैनाल के साथ में तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग हो जाती है, और उसका रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे सबसॉइल वाटर बहुत ऊपर होता है, उसका लेवल बहुत नीचे होता है, वाटर का प्रेशर हमेशा चलता रहता है बिकॉज ऑफ द कैनाल। फिर उसमें जो सीपेज और डैम्पनेस स्ट्रक्चर में हमेशा होगी। तो ऐसा होता है कि इसकी इंजीनियरिंग बहुत डिफरेंट तरह से अप्रोच करनी पड़ती है। इट इज सिमिलर टू बिल्डिंग अ ब्रिज इन ए रिवर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर बनाना होगा वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, और वाटर प्रूफ के साथ साथ कंक्रीटिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाटर प्रूफ कंक्रीट इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन स्टील की रस्ट प्रूफ होना चाहिए। और स्टील की जगह आजकल आ गया ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर जो है उसमें जंग कभी नहीं लगता और वो बेहतर ऑल्टरनेटिव है। तो कहने का मतलब ये कि एक रिसिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ताकि वो एडजस्ट कर पाए, क्योंकि सॉइल सेटल होगी सॉइल का लेवल नीचे जाएगा ही जाएगा, और अर्थक्वेक अगर आ गई तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है। तो जो इसका स्ट्रक्चर डिजाइन होगा वो रिसिलियंट स्ट्रक्चर बनता है ताकि ये डैम्पनेस को और इन सबको टैकल कर पाए। साथ में डीप होल्स दिए जाते हैं और एक छोटी सी ड्रेन दी जाती है कि जो सबसॉइल वाटर है या डैम्पनेस है या सीपेज है या इवन रेन वाटर है वो इसको अफेक्ट ना करे। तो वो सब मुझे पता नहीं कि बनाया नहीं बनाया, क्योंकि जनरली इंजीनियर्स को ये पता होता है और ये सब डिजाइन करते समय ध्यान रखते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसमें पानी की जो व्यवस्था है, पानी के निकासी की, पानी की के लिए डीप होल्स और जो वाटर प्रूफ कॉन्क्रीट होनी चाहिए कि वाटर प्रूफिंग रिइंफोर्समेंट, वो शायद उसमें कुछ कमी रह गई है। ठीक है, यानी कि कई तरह की दिक्कतें भी अभी रेस्क्यू में आ रही हैं, जैसा कि आप भी बताते नजर आए। डॉक्टर नवीन, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है अभी तक आपने जितना इस हादसे के बारे में जाना, कहाँ चूक रह गई, किस तरह की लापरवाही हम ये माने और किसे जिम्मेदार माने, ये भी एक बड़ा सवाल।
ये एक्चुअली क्या है कि इसमें जिम्मेदारी तो आप नहीं कह सकते, बिल्कुल, लेकिन अपनी तरफ से सभी लोग सेफ्टी के सारे मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हादसा है और हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने जानबूझ के कोई लापरवाही की होगी। मैं नहीं समझता ऐसी बात हुई होगी। लोगों ने बड़ा एडिक्वेट मेजर्स लिए हैं, जबकि हमने उत्तराखंड में और दूसरी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर हमने इस चीज को देखा और इसके अंदर जो है हमें काफी कुछ सफलता भी मिली है और यहाँ भी हम लोग सफल हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो 2 फंसे हुए आदमी हैं ये लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है इस टाइप की जो कंक्रीट की जो टनल्स बनती हैं वहां पर कई इस टाइप के जो घटनाएं होती है तो उसके अंदर जो है सेफ पॉकेट बन जाती है। ट्रायंगल शेप में सेफ पॉकेट जो बनती है उसके अंदर हमें जो हमारे फंसे हुए लोग होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, तो उस वजह से बचने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हम समझते हैं ये दोनों जो फंसे हुए ये भी बच जाएंगे। कई बार गर्डर गिर जाते हैं उनके ऊपर, कई बार कोई बड़े बोल्डर्स गिर जाते हैं, कई बार पैर फंस जाता है, तो उस चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं और ऐसा भी हादसा होता है कि काफी घायल हो जाए, जान जाने का भी खतरा होता है। अगर टाइम बढ़ता जाए, अगर हम विद इन 48 आवर हमने उनको रेस्क्यू कर लिया तो चांसेस है बचने के। उसके बाद जो है फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो है और बहुत सी टेक्निकल फॉल्ट्स होती है। बिल्कुल डॉक्टर नवीन जी, नीचे ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर दी गई है जहां पर ये दोनों मजदूर हैं, लेकिन कब तक ऐसे वो रह पाएंगे वहां पर, यानी कि कब तक हम अंदाजा लगाएं कि टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेगी, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने वहां पर जाकर बात भी की है उनसे, तो कब तक हम अंदाजा लगाएं कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए कब तक का तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं क्योंकि एनडीआरएफ हमारी इस काम में इंडिया की सबसे ज्यादा एक्सपर्ट फोर्स है। बिल्कुल निपुण है एनडीआरएफ। हादसे करते हैं जी, और हम आपको बता दें कि हम लोग वेल ट्रेंड है और हमारे आदमी निकाल के लाए गए, चाहे वो स्टेट डिजास्टर फोर्स हो चाहे नेशनल डिजास्टर फोर्स हो, ये सारे फोर्स के बंदे वेल एक्सपर्ट हैं। और जहां तक मेडिकल टीम का सवाल है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उनको जो एड दी जा रही है, मैं समझता हूँ अगर किसी तरीके से उनको कुछ खाने पीने की चीज दी जाए लिक्विड फॉर्म में, जैसे दूध है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज जा सके, तो यह है कि लाइफ सेविंग का चांसेस ज्यादा है। बाकी मैं समझता हूँ बच जाएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि जवानों को अंदर जाना होता है। जो लाइफ लोकेशन हमारे पास सिस्टम होते हैं, लाइफ लोकेटर होते हैं, डॉग्स होते हैं, हमारा अपना सिस्टम होता है कि बॉडी कहाँ पर है या कहाँ पर आदमी जिंदा है या मुर्दा है, हम वहां तक पहुंच जाते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहुंच जाएंगे। हमारे आदमी हमारे लोग पहुंचेंगे और उनको जहां तक ऊपर वाले ने चाहा तो बचा के लाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं डॉक्टर नवीन जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो 2 मजदूर हैं जो अब आखिरी बचे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। AK जैन जी, आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है इस हादसे के पीछे क्या कोई चूक नजर आती है? क्योंकि कोशिश तो बहुत की जाती है कि कोई चूक ना हो, लेकिन फिर भी जैसा कि नवीन जी ने जिक्र किया कि हादसा हो ही जाता है और ये हादसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के जरिए आप समझा पाए। असल में ऐसा है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो एक इंक्वायरी कमेटी बनती है जिसमें कि इंजीनियर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग होते हैं और वो पूरा मुआयना करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या कमी रह गई थी। जैसे कि मैंने बताया सब सॉइल वाटर, उसको शायद टैकल नहीं किया गया, या कंक्रीट वाटर प्रूफ नहीं दिया गया, या स्टील जो दिया गया वो गल गया, या साइड में ड्रेन्स और वीप होल्स नहीं दिए गए। तो ये सब अभी तो हम एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही बता सकते हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और उसको रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बनानी होगी अपनी, तभी हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिक केस में ये क्यों हुआ है। बिल्कुल, और साथ ही AK जैन जी, कुछ सेफ्टी मेजर्स रखने होते हैं, जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग के दौरान जो मजदूर होते हैं उन्हें भी कुछ सेफ्टी मेजर्स दिए जाते हैं कि आपको ध्यान रखना है तमाम चीज़ों का। क्या उन सभी चीज़ों का यहाँ पर पालन किया जा रहा था? जाहिर है कि इतने जो मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया तो वो चीज़ें होंगी, लेकिन क्या किसी तरीके की थोड़ी सी कमी आपको नजर आई है? असल में हमारे यहाँ पे जो मजदूर हैं उनका बुक्स में और पेपर वर्क अगर देखें तो उसमें सब कुछ होता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट दिया गया उन्हें,
उन्हें रेस्क्यू के लिए फैसिलिटीज दी गई, फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे मौजूद था। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। प्रैक्टिकली इन द सेंस कि अगर वहाँ पे वॉल दीवार ढह गई है या कैनाल की साइड वॉल या फिर टनल की साइड वॉल गिर गई है, तो अब गिर गई तो उसके साथ कोई रेस्क्यू ऑपरेशन साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन की फैसिलिटी थी या नहीं थी, ये बड़ा डाउटफुल है। क्योंकि ये जनरली होता है कि कॉन्ट्रैक्टर से अंडरटेकिंग भी ली जाती है, इंजीनियर जब सुपरविजन करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी दे देते हैं कि साहब वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी था, ये भी था, वो भी था, लेकिन ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। और जैसे इस तरह का सेंसिटिव एरिया होते हैं जहाँ पे टनल बन रही है, जिसके ढहने की काफी चांसेस हैं, तो वहाँ पे एक डॉक्टर की टीम होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल, एक डॉक्टरों की टीम भी वहां पर रहनी चाहिए और तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हादसा कभी भी आ सकता है, कभी भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो पहले से सारे सेफ्टी मेजर्स लेकर ही चलना चाहिए। डॉक्टर नवीन, पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि निपुण है इन कामों में, पूरी तरह से वेल ट्रेंड होती है टीम लोगों को बचाने में। लेकिन किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की दिक्कतें आती है, और ये जो केस है क्या इसमें भी किसी तरह की दिक्कत आ रही है? अगर हम सॉइल की बात करें, वहां पर इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो क्या उनसे निपटने में भी दिक्कत एनडीआरएफ की टीम को आ सकती है? हाँ, दिक्कत तो आती है क्योंकि हर जगह सिचुएशन अलग अलग होती है। तो हम उसको तो नहीं बता सकते कि भाई सिचुएशन अंदर की क्या है, लेकिन जब हमारे आदमी अंदर जाते हैं, रेस्क्यू हमारे यहाँ रेस्क्यू पार्टी जब अंदर जाती है, वो एडुकेट उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको लेके जाती है। तो हम हर टाइप की चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। और जगह बना के, अगर मान लीजिए कहीं हमारे जो कोई जो टारगेट है या हमारा जिसको बचा के लाना है वो कहीं अंदर फंसा हुआ है, तो हम नियरेस्ट तरीके से उसको वहां अप्रोच करते हैं और वहां से बचा के उसको लेके आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत परेशानी आएगी, ये क्योंकि ये टनल है, काफी बड़ा गैप है यहाँ पर और काफी स्कोप है कि हम आराम से अंदर जाके निकाल के ला सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जहाँ नैरो होल होते हैं, बहुत छोटे होल होते हैं, उसके अंदर से बचाने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हमें उम्मीद है कि आराम से बचा के लाएंगे। हमारे पास इक्विपमेंट भी है, हमारे पास कटर भी है, हमारे पास जो है और दूसरे जैक्स वगैरह भी हैं, इनकी मदद से हम जगह बना के उसको निकाल के ला सकते हैं। और अभी टाइम ज्यादा नहीं है, नहीं तो एक और साइड होल करके भी हम उनको लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या अच्छी बात है कि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में दी जा रही है, एयर वेंटिलेशन है, इसलिए उम्मीद है कि नुकसान ज्यादा नहीं होगा, बचने के पूरे चांसेस हैं। और हमारे आदमी जो है वेल ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इस टाइप के रेस्क्यू, इससे भी ज्यादा खतरनाक रेस्क्यू हम लोगों ने अंजाम दिए हैं और बचा के लाए। सक्सेस रेट हमारा जो है 80 to 99% रहा है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच के आएंगे। बिल्कुल, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों जो बचे हुए मजदूर हैं उन्हें भी बाहर निकाला जाए सुरक्षित। शुभम, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, जो लोग बाहर निकाले हैं उसके बारे में भी बताइएगा, और अभी कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, किस तरीके से मॉनिटरिंग इस पूरे हादसे की जा रही है? हालांकि मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, चूँकि ये एक बड़ा हादसा था और साथ ही साथ जब हादसा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मज़दूरों को बचाया जा सकेगा या नहीं, और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। उसके बाद वो खुद मॉनिटरिंग रूम से लगातार उनके वीडियोस भी देखे, जब वो प्रशासन से, कलेक्टर से, एसपी से बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ अभी इस वक्त चल रहा है, कितने मजदूरों को निकाला गया है, क्या कुछ और चीज़ें लगेगी, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था जब विदिशा के करीब एक इसी तरह का कुछ हादसा हुआ था, कुएँ में लोग जो हैं वो गिर गए थे, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने कुछ इसी तरह से जहाँ पर शादी हो रही थी, चूँकि वो उनकी बेटियों की शादी में थे, उसी वक्त वहीं से उन्होंने एक
वॉर रूम बनाया, मॉनिटरिंग रूम बनाया और वहीं से वो बातचीत करते थे। तो फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है और हम देख रहे हैं कि जितना कुछ हो सकता है, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, वो पूरी कोशिश इस वक्त प्रशासन कर रहा है। और उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि अगर हमने 9 में से 7 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया है तो बाकी जो बचे 2 मजदूर हैं उन्हें भी सकुशल बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, यही हम भी उम्मीद करते हैं। AK जैन जी, हादसे के बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले भी कई बार ऐसे हादसे सामने आते हैं जिनसे सबक लेने की बात कही जाती है, लेकिन भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? AK जैन जी। ये 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं कि हम इग्नोर करते रहे हैं। और आज भी एक खबर आई थी कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में कुछ सड़कें बनाने का प्रपोजल है और कुछ इसमें डिस्प्यूट हो रहा है एक्सपर्ट्स की राय के बीच में और हमारे डिफेंस अथॉरिटीज के बीच में कि रोड की विड्थ क्या होगी और किस तरह से होगा। तो बेसिक चीज ये है कि एक तो रैपिड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए और एक रैपिड डिजास्टर मैनेजमेंट असेसमेंट होना चाहिए इस प्रोजेक्ट्स में कि अगर कोई डिजास्टर होता जैसा ये हुआ है तो उसके लिए क्या तैयारी है और क्या उसकी कोशिश की जा सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे हमने जैसे सुना हमारे रिलीफ में तो कोई कमी नहीं, रिलीफ तो हम कर देते हैं और जैसा हम सुन रहे कि जो मजदूर अभी रह गए हैं उनको भी बचाने की उम्मीद है। हो सकता है ये बिल्कुल ठीक है और भगवान करेंगे ऐसा ही हो। लेकिन अगर ये हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है इसका एक पहले ही बना लेते प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, पहले से ही जो है अगर तैयारी रहेगी तो भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लग सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब इस पूरे मामले को लेकर कटनी के कलेक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कल लगभग 7:30 बजे शाम को हम लोग को सूचना मिली कि स्लिमनाबाद टनल के निर्माण के दौरान जो रिपेयर वर्क के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट बनाया जा रहा था उसमें जो कंक्रीट का काम था उसके धसकने से 9 लेबर जो हैं अंदर ट्रैप हो गए। सूचना मिलते ही मैं और SP मौके पे पहुंचे और हम लोगों ने जबलपुर में जो SDRF की फोर्स है उसको कॉल इन किया। जब तक वो आ रही थी तब तक NVDA के इंजीनियर्स ने ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 3 लोगों को हमने रिकवर कर लिया सकुशल। SDRF की टीम ने आने के बाद लगातार 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं और उन लोगों ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसमें हमें पहली सफलता लगभग रात में 2 बजे मिली। 2 से 3 बजे के बीच में हमने 2 मज़दूरों को सकुशल निकाला। उसके बाद 2 मज़दूर और थे जिनकी आवाज़ें आ रही थी। उनमें लगातार कंक्रीट को बहुत धीमी गति से काटना पड़ा क्योंकि अगर बहुत तेज़ काम करते तो वो पूरा कोलैप्स हो सकता था। ऐसे में जो मज़दूर थे उनके भी जान को खतरा था और हमारी रेस्क्यू टीम की भी जान को खतरा था। तो बहुत सावधानी पूर्वक इस ऑपरेशन को रात भर चलाया गया और अभी हमें सफलता फिर मिली। 2 और मज़दूर हैं जिनको निकाला गया। जितने भी मज़दूर निकाले गए हैं सब स्वस्थ हैं और उनके बॉडी पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। हमने यहाँ एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस रख रखी थी और तत्काल सभी लोगों को हॉस्पिटल लेकर के जाना, उनकी चेकिंग कराना, उनसे बाकी मज़दूरों के बारे में पूछना, इस बात का जानकारी लेना कि अंदर और रेस्क्यू आगे कैसे बढ़ाया जाए। और हमारी SDRF की टीम, NVDA के इंजीनियर्स की टीम, जिला प्रशासन, जिला पुलिस की टीम बहुत मेहनत से यहाँ पिछले 12 घंटों से भी ऊपर से काम कर रही है और 9 में से 7 लोगों को रिकवर कर लेना इस तरीके के एक्सीडेंट में मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है। बट हम तब तक ऑपरेशन चलाएंगे जब तक 9 के 9 लोग जो है हमें उनकी पूरी सूचना नहीं मिल जाती। अब तो देखिए, कलेक्टर को हमने आपको सुनवाया। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी लगातार मौजूद है। AK जैन जी से भी हम बात कर रहे थे और डॉक्टर नवीन, आपसे भी सुझाव हम चाहेंगे कि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है। आप एक NDRF के लेवल पर क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ें अगर पहले की जाती तो इस तरह के हादसों में थोड़ी कमी आती? वैसे हम आपको एक बात बताएं कि आपके यहाँ DMI है भोपाल में, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जी, एक इंडिया का रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और ये ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग ट्रेनिंग देते हैं जाके और बाकी सेंट्रल लेवल में हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी एजेंसीज आज की तारीख में हैं जो जिनसे अगर आप लोग कांटेक्ट करें या गवर्नमेंट कांटेक्ट करे तो वो भी इसके अंदर हाथ बटा सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं।
दूसरा, जब ये कोई ऐसा वर्क चलता है तो उसके ऊपर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं, कंपल्सरी मैंडेट है। लेकिन ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। जब कभी ऐसे खतरनाक कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर बहुत जरूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर कलेक्टर, एसएसपी, डीआईजी जो भी है उनको इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर ठेकेदार ने सेफ्टी मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। छोटे छोटे बीए सेट होते हैं, उसके बाद डिजास्टर के इक्विपमेंट होते हैं, कटर्स होते हैं और हैवी बोल्डर्स को तोड़ने के लिए हैमर्स होते हैं, ये सारी चीजें। और इसके अलावा आपका बीए सिस्टम, उसके बाद फर्स्ट एड सिस्टम, उसके बाद एम्बुलेंस, ये सारी चीजें ऐसी जगहों में राउंड द क्लॉक होनी चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। तो ये गलतियां ठेकेदारों की तरफ से ज्यादा होती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर खास ख्याल करें कि विदाउट सेफ्टी नॉर्म्स के, बगैर एम्बुलेंस के, बगैर लोगों के ट्रेनिंग दिए, बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट दिए कभी भी ऐसी जगहों में अलाउ ना करें। और इसको कलेक्टर को भी चाहिए कि ये लोग भी जो है इंश्योर करें कि वो चेकिंग करें बीच में जा जाके कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स और ये किए जा रहे, नहीं किए जा रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक सुझाव दिया आपने डॉक्टर नवीन जी। बिल्कुल सही आपने कहा, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान बेहद जरूरी है। ऐसे जब भी निर्माण कार्य होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए न्यूज़ स्टेट के साथ। एके जैन भी हमारे साथ जुड़े रहे और शुभम ने भी तमाम जानकारी हमें दी। तो 2 मजदूर अभी भी बाकी हैं जिन्हें बचाना जारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।